हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्केन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में फर्स्ट वन दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वह प्रॉपर्टीज को आप फील कर सकते हैं, मतलब इसको आप ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वह प्रॉपर्टी जिसके हम लोग ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन, अल्केन की फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन, अल्केन की फिजिकल स्टेट मतलब भौत की अवस्था रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो अल्केन जिसमें 1 to 4 कार्बन तक होती है वह अल्केन जिसमें 1 से 4 कार्बन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वह रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो अल्केन हैविंग 1 to 4 कार्बन एट रूम टेम्परेचर क्या होती है, तो गैस होती है। उस तरह से वह अल्केन जिसमें 5 to 17 कार्बन तक अल्केन ऑब्वियसली लिक्विड होती है। वह अल्केन जिसमें 5 to 17 कार्बन होती है, वह अल्केन जिसमें 5 to 17 कार्बन होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जबकि 18 कार्बन से ऑनवर्ड, 18 कार्बन या उससे ऑनवर्ड अल्केन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन एट रूम टेम्परेचर, तो अल्केन जिसमें 1 to 4 कार्बन होती है रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। जबकि वह अल्केन जिसमें 5 to 17 कार्बन होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जबकि वह अल्केन जिसमें 18 कार्बन या उससे ज़्यादा होता है वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन मतलब वह अल्केन, वह बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। या कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बाय डेफिनेशन क्या होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बाय डेफिनेशन क्या होती है, तो किसी भी लिक्विड को अगर बॉयल करना तो उसको हीट करिए, तो हीट करने से उसकी मॉलिक्यूल इवापोरेट होकर के वेपर के फॉर्म में उस लिक्विड सरफेस के ऊपर जमा होती है। अगर किसी भी लिक्विड को बॉयल करना है तो उसको हीट करिए, गर्म कर दे, हीट करने से क्या होगी, तो उस लिक्विड की मॉलिक्यूल इवापोरेट होकर के उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी और वो वेपर प्रेशर लगाएगा। तो बेसिक हीट करते जाएंगे, वेपर बनता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसी टेम्परेचर जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब वह कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर मास हायर होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल भारी होगा उसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, उसमें ज़्यादा हीट लगेंगी, किसके लिए, तो उसको वेपर बनाने के लिए। तो कोई भी लिक्विड को अगर बॉयल करना है तो उसको हीट करिए, गर्म करिए और उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए।
मतलब कोई भी लिक्विड को अगर बॉयल करना तो उसको हीट करेंगे तो वो मोलिकुल इवापोरेट होकर के उड़ के वेपर के फॉर्म में उस लिक्विड सरफेस के ऊपर जमा होगी, और हीट करेंगे और मोलिकुल इवापोरेट होकर के वेपर के फॉर्म में जमा होगी। तो एक ऐसी टेम्परेचर और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, वह कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। तो वह मोलिकुल जो जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा, जो भारी मोलिकुल है, तो जो भारी मोलिकुल उसे इवापोरेट करने के लिए हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होती है किसी भी कंपाउंड की, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है मोलिकुलर वेट के। मतलब वह कंपाउंड जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा होगी उसे बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब ऑब्वियसली अगर एक मोलिकुल दूसरे मोलिकुल से चिपका हुआ है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, और एक मोलिकुल दूसरे से बिल्कुल चिपका हुआ है बॉन्डेड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से, तो अगर उस मोलिकुल को एवापोरेट करना है, अगर एक मोलिकुल दूसरे मोलिकुल से बॉन्डेड है स्ट्रॉन्ग फोर्स से, तो इस मोलिकुल को एवापोरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बॉन्ड को तोड़नी होगी। तो बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगा, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए अगर किसी भी कंपाउंड को अगर आपको एवापोरेट करना है तो वहां पर बॉन्ड को क्या करना होगा, तो तोड़ना होगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी, तो हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी, तो हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी। तो यदि कोई कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो उसको बॉयल करना मतलब इवापोरेट करके वेपर में ले जाना है, मतलब उसको उड़ाना है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो ऑब्वियसली जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपाउंड की, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अगर मोलिकुल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बॉन्डेड होगा तो उस मोलिकुल को एवापोरेट करने के लिए आपको उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी। तो सिंपली ध्यान रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये हर किसी के लिए लागू होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब जितनी ज़्यादा मोलिकुलर मास होगी कंपाउंड की उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है, और जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो ऑब्वियसली अल्केन के केस में ऑब्वियसली जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता जाएगा मोलिकुलर मास बढ़ती जाएगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन के केस में ऑब्वियसली इन केस ऑफ अल्केन आप कह सकते हैं इन केस ऑफ अल्केन, इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन के केस में इन केस ऑफ अल्केन एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगी ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट गेट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट गेट इंक्रीजेज। तो ऑब्वियसली अल्केन के केस में जैसे जैसे ज़्यादा कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, तो बढ़ती, मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएंगी, जो बीपी ऑर्डर मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर हो जाएंगी, आप कह सकते हैं कि मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा किसकी होगी, तो इथेन की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, तो प्रोपेन की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, प्रोपेन की, उसके ज़्यादा किसकी होगी, तो ब्यूटेन की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, तो पेंटेन की। तो जैसे जैसे अल्केन में कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाएंगी ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगी, तो बढ़ेंगी। तो लेकिन इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमेरिक अल्केन मतलब हुआ अल्केन जिसकी मोलिकुलर मास सेम हो, मतलब ये अगर सेम हो जाए, तो अगर मोलिकुलर मास सेम हो गई मतलब आइसोमेरिक अल्केन कहने का मतलब जब मोलिकुलर मास सेम हो जाती हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो अल्केन के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वान डर वाल्स फोर्स होती है। ऑब्वियसली अल्केन के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वान डर वाल्स फोर्स होती है। ये वान डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है अल्केन का जो वान डर वाल्स फोर्स मतलब एक ये किसी भी नॉन पोलर, वान डर वाल्स फोर्स एक्चुअली होती क्या है, तो किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में स्मॉल एक्सटेंट के लिए सरफेसेस के ऊपर चार्ज पैदा होती है, ऑब्वियसली निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली
जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सरफेसेस के ऊपर क्या होती है, तो डायपोल इंड्यूस होती है। मतलब एक एंड पर थोड़ा सा नेगेटिव, दूसरे एंड पर थोड़ा सा पॉजिटिव, एक एंड पर थोड़ा सा नेगेटिव, दूसरे एंड पर थोड़ा सा पॉजिटिव। तो बेसी इसका मतलब इस दोनों के बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके सरफेसेस के ऊपर क्या होती है, तो चार्जेज इंड्यूस होती है, कहते हैं इंड्यूस डायपोल होती है। तो बेसी सरफेसेस के ऊपर क्या होती है, तो चार्ज इंड्यूस होती है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सरफेसेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होती है, उस चार्जेस के बीच में जो लगने वाला बिग अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं वान डर वाल्स अट्रैक्शन। तो वान डर वाल्स अट्रैक्शन क्या है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में स्मॉल इंस्टेंट के लिए सरफेसेस के ऊपर चार्ज डेवलप होती है, उस चार्जेज के बीच में जो लगने वाली बिग अट्रैक्शन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वान डर वाल्स अट्रैक्शन कहते हैं। तो जो वान डर वाल्स अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के, मतलब जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया होगी उतनी ज़्यादा वान डर वाल्स इंट्रैक्शन होता, उतनी ज़्यादा वान डर वाल्स अट्रैक्शन होता। तो अल्केन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वान डर वाल्स अट्रैक्शन होती है। वान डर वाल्स अट्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सरफेसेस के ऊपर इंड्यूस डायपोल होती है, मतलब सरफेसेस के ऊपर मतलब मॉलिक्यूल के एक एंड पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स होती है उसी को हम लोग वान डर वाल्स अट्रैक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आइसोमेरिक अल्केन होगा तो आइसोमेरिक अल्केन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होती है तो वह अल्केन जिसमें जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, मतलब ऐसे अल्केन जिसकी मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाती है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अल्केन का वह होता है वान डर वाल्स अट्रैक्शन, और वान डर वाल्स अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। मतलब सिंपल कहिए कि जो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के, मतलब वह अल्केन जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, वह आइसोमेरिक अल्केन जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उसमें वान डर वाल्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर मैं उसे बताता हूँ आइसोमेरिक अल्केन। तो in case of isomeric alkane, in case of isomeric alkane, in case of isomeric alkane, isomeric alkane करने का मतलब मोलिकुलर मास सेम हो जाए। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वान डर वाल्स अट्रैक्शन के, वान डर वाल्स फोर्स के। वान डर वाल्स फोर्स क्या होती है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस डायपोल होती है, उसके बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स को वान डर वाल्स अट्रैक्शन कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और ये वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो सरफेस एरिया के। मतलब आप कह सकते हैं कि वह अल्केन, मतलब आप कह सकते हैं कि वह दैट इज, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आप कह सकते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस, तो सरफेस, दैट इज आप कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन है, बॉइलिंग इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, दैट इज आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमेरिक अल्केन के केस में, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन जो बॉइलिंग पॉइंट होती है
जो बॉइलिंग पॉइंट होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके, तो सरफेस एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो सरफेस एरिया के। तो इन आइसोमेरिक अल्केन जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता है इन आइसोमेरिक अल्केन, तो इन आइसोमेरिक अल्केन में आप कह सकते हैं इनके साथ आइसोमेरिक अल्केन डायरेक्टली कि जो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो सरफेस एरिया के। तो एज ब्रांच इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज, एज ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीजेज, अगर अल्केन की ब्रांच इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। ब्रांच इंक्रीज करने से सरफेस एरिया डिक्रीज करती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास नॉर्मल पेंटेन है, ये आपका नॉर्मल पेंटेन 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 नॉर्मल पेंटेन है, ये एन पेंटेन है। अब नॉर्मल पेंटेन अगर आइसो पेंटेन में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये नॉर्मल पेंटेन आइसो पेंटेन में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। मतलब जैसे ही ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर स्फेरिकल शेप अगर होता जाता है तो स्फेरिकल शेप की जो सरफेस एरिया होती है सबसे कम होती है। तो जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता जाता है सरफेस एरिया क्या होती है, तो घटती जाए। जैसे नॉर्मल पेंटेन में सरफेस एरिया ज़्यादा है किससे, तो आइसो पेंटेन से। आइसो पेंटेन में सरफेस एरिया ज़्यादा है किससे, तो नियो पेंटेन से। नियो पेंटेन से, ये ऑब्वियसली नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, आइसो पेंटेन है, और ये क्या है आपका नियो पेंटेन है, ये आपका नियो पेंटेन है। तो ऑब्वियसली एज ब्रांच इंक्रीजेज, एज ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीजेज, एज ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीज करती है, एज ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीजेज, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगी। एंड हेंस आप कह सकते हैं, हेंस कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, तो डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से, सरफेस एरिया बढ़ने से ऑब्वियसली सरफेस एरिया घटने से, ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घट जाती है। ध्यान रखें, ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घट जाती है। अगर सरफेस एरिया घट गई तो वान डर वाल्स अट्रैक्शन घट गया, तो वान डर वाल्स अट्रैक्शन घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। मतलब सिंपल कहिए कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। तो नॉर्मल पेंटेन की सरफेस एरिया ज़्यादा है, जो सरफेस एरिया होती है, जो सरफेस एरिया ऑर्डर होता है, जो सरफेस एरिया होती है, जो सरफेस एरिया होती है किसकी, तो नॉर्मल पेंटेन की ज़्यादा है किससे, तो आइसो पेंटेन से। आइसो पेंटेन की ज़्यादा नियो पेंटेन से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता सरफेस एरिया क्या होती है, तो डिक्रीज करती है। तो इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसलिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगी किसकी, तो नॉर्मल पेंटेन की ज़्यादा होगी। एन पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है किससे, तो आइसो पेंटेन से। आइसो पेंटेन की ज़्यादा होती है किससे, तो नियो पेंटेन से। तो ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वह टेम्परेचर से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो वह अल्केन में जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। मतलब मीथेन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे कम, उसके बाद इथेन की, उसके बाद प्रोपेन की, उसके बाद ब्यूटेन की, उसके बाद पेंटेन की, उसके बाद हेक्सेन की, एंड सो ऑन। लेकिन इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमेर मतलब सेम मोलिकुलर फार्मूला, मतलब सेम मोलिकुलर मास। अगर मोलिकुलर मास सेम हो गई तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल के। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अल्केन में होता है वो वान डर वाल्स फोर्स होता है, और वान डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। मतलब जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज़्यादा वान डर वाल्स फोर्स होगी, उतनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मतलब उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। तो ऑब्वियसली एज
जैसे जैसे अल्केन में ब्रांच बढ़ता है, जैसे जैसे अल्केन में ब्रांच बढ़ता जाएगा उसकी सरफेस एरिया घटती जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है स्फेरिकल शेप लेता जाता, तो स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया सबसे कम होती है। जैसे जैसे ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, तो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ जो सरफेस एरिया का जो ऑर्डर होगा, जो सरफेस एरिया की जो ऑर्डर होती है, आप कह सकते हैं कि नॉर्मल पेंटेन में ज़्यादा होती है, आइसोपेंटेन से ज़्यादा नियोपेंटेन से, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो नॉर्मल पेंटेन, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए वान डेर वाल्स अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। इन तीनों की मॉलिक्यूलर मास सेम है, ध्यान, इन तीनों की मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होने से नॉर्मल पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है किससे, तो नियोपेंटेन से। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है कि आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन द फिगर। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन की जो आइसोमर्स है उसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है ना। ये फर्स्ट ये हेक्सेन है, दूसरा क्लास इस हेक्सेन को रखा गया है और तीसरा क्लास इस हेक्सेन को, मतलब पहले क्लास में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, दूसरे क्लास में थोड़ी सी कम ब्रांचिंग है और तीसरे में कोई ब्रांचिंग नहीं है। कह रहा है कि आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन की जो आइसोमर्स है उसकी ब्रांचिंग के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। एक वह अल्केन, वह हेक्सेन जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, दूसरी वह हेक्सेन जिसमें और कम ब्रांचिंग है और तीसरे में जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। कह रहा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज, कह रहा बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर क्या होगी। तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमेरिक अल्केन के केस में, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमेरिक अल्केन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती, जो बॉइलिंग पॉइंट होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्वियसली सरफेस एरिया के, मतलब जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। लेकिन आपने पढ़ा है कि एज ब्रांच इंक्रीजेज, एज ब्रांच इंक्रीजेज, एज ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीज करती है, एज ब्रांच ऑफ अल्केन इंक्रीजेज सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया क्या होगी, तो डिक्रीज करेगी, सरफेस एरिया डिक्रीजेज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, तो डिक्रीज करेंगी। मतलब जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता है सरफेस एरिया घटती चली जाएगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगी। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, तो जिसकी सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगी। किसकी सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगी, इसमें सबसे कम ब्रांचिंग है, तो ऑब्वियसली थर्ड की बॉइलिंग पॉइंट, जो थर्ड क्लास है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंड से। और इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसका मतलब इसकी इस मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया सबसे कम होगी, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी, तो थर्ड की, इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और जो ऑर्डर हो जाएंगी, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगी वो क्या होगी, तो थर्ड की ज़्यादा होगी सेकेंड से और सेकेंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से। तो ऑब्वियसली थर्ड की ज़्यादा होगी सेकेंड से, सेकेंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बी क्या है, तो सही ऑप्शन है। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉलिड की, मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड की होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड के। मतलब वह सॉलिड जिसकी मॉलिक्यूलर मास हायर होगी, वह सॉलिड जिसकी मॉलिक्यूलर मास हायर होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है। तो वह सॉलिड जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो मॉलिक्यूलर वेट के।
और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग इफिशियंसी के, सॉलिड के पैकिंग इफिशियंसी के। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड होती है, सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग इफिशियंसी के, मतलब पैकिंग फ्रैक्शंस के कह सकते हैं। तो एज इन अल्केन, अल्केन में जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेगा मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगी। ऑब्वियसली इन अल्केन, अल्केन में इन अल्केन एज कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन एटम एज कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगी तो ऑब्वियसली अल्केन में जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे तो इन अल्केन एज कार्बन एटम इंक्रीजेज, अल्केन में जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेगा, इन अल्केन एज कार्बन एटम इंक्रीज, जैसे जैसे अल्केन में कार्बन एटम इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली जो मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट इंक्रीजेज, मोलिकुलर वेट क्या होगी तो मोलिकुलर वेट इंक्रीजेज, मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगी। सो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ऑल्सो गेट इंक्रीजेज, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो इंक्रीज करेगी। तो अल्केन के केस में जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होती हैं, अल्केन के केस में जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज करेंगी, मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेंगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी तो इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली इन अल्केन एज कार्बन एटम इंक्रीज, जैसे जैसे अल्केन में कार्बन एटम इंक्रीज करता है मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेंगी, सो मेल्टिंग पॉइंट गेट इंक्रीजेज। बट लेकिन इसमें अल्केन, लेकिन वह अल्केन, लेकिन अल्केन हैविंग ऑब्वियसली, लेकिन अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है, बट अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम हैव ग्रेटर इफिशियंसी, ग्रेटर पैकिंग इफिशियंसी, ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी रखता है, हैव ग्रेटर पैकिंग इफिशियंसी, हैव ग्रेटर पैकिंग इफिशियंसी एज कंपेयर टू, हैव ग्रेटर पैकिंग इफिशियंसी एज कंपेयर टू, किसकी तुलना में तो एज कंपेयर टू अल्केन हैविंग, अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऑब्वियसली वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसकी पैकिंग इफिशियंसी ग्रेटर होती, हायर होती एज कंपेयर टू अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई अल्केन इसमें 6 कार्बन एटम है, वो अल्केन जिसमें 6 कार्बन एटम है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होती है 190 28 मिनट होती है, इसे जिग जैग करके लिख रहे हैं, तो ये इसमें 6 कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम है, तो ऑब्वियसली इसकी पैकिंग इफिशियंसी हायर है, ये ज़्यादा बेटर पैक्ड होगा किसकी तुलना में, तो अल्केन जिसमें 7 कार्बन एटम होगी, वो अल्केन जिसमें 7 कार्बन, यहाँ पर देखिए अंश मेट कर, यहाँ पर नीचे में 4 कार्बन एटम है और ऊपर में 3 है, तो ऑब्वियसली वही करा कि वो अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी ग्रेटर होती है किसकी तुलना में, तो अल्केन इसमें क्या है इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें क्या है इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन है, और इसमें क्या है तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। तो ये कह रहा कि वह अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है, वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है उसकी ग्रेटर पैकिंग होती, इफिशियंसी होती है एज कंपेयर टू अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, सो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, वह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन इज हायर देन, वो हायर होती है किससे, इज हायर देन अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऑब्वियसली वह अल्केन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है
उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है किससे, तो वह अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो ऑब्वियसली जो मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉलिड की, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉलिड की, जो सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो मोलिकुलर वेट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग एफिशिएंसी की। तो ऑब्वियसली इन अल्केन जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करता है मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगी, सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। लेकिन इसमें अब बात यह आ जाता है कि वो अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ग्रेटर होती है, बेटर होती है एज कंपेयर टू अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हायर होती है किससे, देन अल्केन एडजेसेंट देन अल्केन एडजेसेंट देन यहाँ पर देन एडजेसेंट अल्केन देन एडजेसेंट मतलब अगल बगल का, जैसे हेक्सेन है तो हेक्सेन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होगा किससे, तो हेप्टेन से भी और पेंटेन से भी, हेप्टेन से भी ज़्यादा होगा और पेंटेन से भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हेक्सेन क्या है, मोर सिमेट्रिकल। तो ये करा कि ऐसे कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज करने से मोलिकुलर मास अल्केन की इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। लेकिन वह अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है किससे, तो वह अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इस कारण से जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वैसे अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता वो ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ हेक्सेन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हेक्सेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, तो अगल बगल के ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्केन के। मतलब हेक्सेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किससे, तो हेप्टेन से भी और पेंटेन से भी। तो जैसे जैसे अल्केन में कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज करेगी मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। लेकिन अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हायर होती है। इस कारण से अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है किसकी तुलना में, तो अगल बगल के वह अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, जैसे आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो ऑर्डर होगी एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन की ज़्यादा होगी किससे, तो नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेप्टेन से। क्यों, क्योंकि हेक्सेन में 6 कार्बन एटम जबकि हेक्सेन के अगल बगल में कौन है, तो पेंटेन और हेप्टेन। इससे जो मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल हेक्सेन की होगी वो ज़्यादा होगी नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेप्टेन से। अब ये नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेप्टेन में किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसमें भी तो ऑड कार्बन, इसमें भी ऑड कार्बन, तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एन हेक्सेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किससे, इन दोनों में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा कार्बन मतलब एन हेप्टेन से, और एन हेप्टेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किससे, तो एन पेंटेन से। तो ऑब्वियसली नॉर्मल हेक्सेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी नॉर्मल हेप्टेन से, नॉर्मल हेप्टेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किससे, तो नॉर्मल पेंटेन से। Now in case of isomeric alkane, in case of isomeric alkane, isomeric alkane मतलब वह अल्केन जिसमें कार्बन एटम की संख्या से मतलब सेम मोलिकुलर मास है, वह अल्केन जिसकी मोलिकुलर मास सेम है, तो आइसोमेरिक मतलब सेम मोलिकुलर मास वाला अल्केन। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करती है, आइसोमेरिक अल्केन के केस में जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करती है पैकिंग इफिशियंसी इंक्रीज करती है। तो आइसोमेरिक अल्केन के केस में ब्रांच बढ़ने से पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है, और पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाने से ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो अल्केन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो पैकिंग इफिशियंसी के। तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन के केस में एज ब्रांच इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता है, एज ब्रांच इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता मेल्टिंग पॉइंट ब्रांच इंक्रीजेज, पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, पैकिंग इफिशियंसी
ऑल्सो गेट इंक्रीजेज, पैकिंग इफिशियंसी ऑल्सो गेट इंक्रीजेज, पैकिंग इफिशियंसी इंक्रीज होती है। सो इस कारण से सो मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ऑल्सो गेट इंक्रीजेज, ऑल्सो गेट इंक्रीजेज। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्केन, आइसोमर ऑफ अल्केन, अल्केन के आइसोमर्स में अगर देखें, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के अगर आइसोमर्स में देखें तो ऑब्वियसली जो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होती है नॉर्मल पेंटेन की सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल पेंटेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वह कम होगी किससे, तो आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन से। आइसोपेंटेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हायर होती है, हायर होती है। आइसोपेंटेन से मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है किससे, तो नियोपेंटेन से, नियोपेंटेन से। नॉन पेंटेन मतलब 5 कार्बन की जो पेंटेन है स्ट्रेट चेन में, तो बेसिक ये आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली एन पेंटेन, एन पेंटेन की मेल्टिंग पॉइंट लेसर हो जाती है किससे, तो आइसोपेंटेन से। 1 2 3 4 आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन से। आइसोपेंटेन की मेल्टिंग पॉइंट लेसर हो जाएंगे किससे, तो नियोपेंटेन से। ये आपका क्या हो गया, तो नियोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन। तो ध्यान रखेंगे जो आइसोपेंटेन की मेल्टिंग पॉइंट होती है सबसे, नियोपेंटेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी आइसोपेंटेन से ज़्यादा नॉन पेंटेन से। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमेरिक अल्केन के केस में जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती है, आइसोमेरिक अल्केन के केस में जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करती, पैकिंग इफिशियंसी इंक्रीज होती है, इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ऐसे जो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होता है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन में, नॉर्मल पेंटेन की सबसे कम, उससे ज़्यादा आइसोपेंटेन की, उससे ज़्यादा नियोपेंटेन की। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ऑब्वियसली अगर हम सॉलिडिटी ऑफ अल्केन की बात करें, एक और लिख देते हैं सॉलिडिटी ऑफ अल्केन। सॉलिडिटी ऑफ अल्केन मतलब अल्केन की घुलनशीलता कैसे सॉल्वेंट होगी, तो अल्केन क्या है, तो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो सॉलिडिटी ऑफ अल्केन, सॉलिडिटी ऑफ अल्केन, तो अल्केन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। अल्केन क्या होता है, तो अल्केन इज नॉन पोलर कंपाउंड, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इज नॉन पोलर कंपाउंड। तो याद रखें लाइक डिजॉल्व लाइक, ध्यान रखें लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कहने का ये हुआ कि जो पोलर कंपाउंड होता है वह पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, जबकि जो नॉन पोलर कंपाउंड, ऑब्वियसली पोलर कंपाउंड वह कंपाउंड है जिसमें नेट डायपोल मोमेंट होती है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होती है, मतलब ऑब्वियसली 18 से ज़्यादा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोलर कंपाउंड। अगर किसी सॉल्वेंट की, अगर किसी सॉल्वेंट की किसी कंपाउंड की डायपोल मोमेंट 18 से ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 18 से ज़्यादा होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोलर। तो अल्केन एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट इसमें होती नहीं है परमानेंट। तो ऑब्वियसली जो अल्केन होता वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ध्यान रखें लाइक डिजॉल्व लाइक, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है, जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, ये सारे क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर, अल्कोहल, ये सब क्या है तो पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो बेसिक जो अल्केन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। सो और आप जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, सो इसीलिए जो अल्केन होती है, अल्केन डिजॉल्व होता है किस में, तो डिजॉल्व्ड होता है किस में, तो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली जो अल्केन होता वो डिजॉल्व करता है किस में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में मैं आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय।